Very good morning, students. Today I am going to deal with lecture number 4 from chapter number 5, class 12th, Principles of Inheritance and Variations. तो आज का टॉपिक हम लेते हैं स्टूडेंट्स, टेक्निक ऑफ मेंडल मेंडल ने किस प्रकार की टेक्निक अपने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में यूज की, उसकी हम बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स, मेंडल डेवलप्ड ए टेक्निक एमेस्कुलेशन एंड बेगिंग फॉर हिज प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. एमेस्कुलेशन राइट करेंगे आप, एंड बेगिंग. अब स्टूडेंट्स, इस टेक्निक से क्या मतलब होता है? व्हाट इज एमेस्कुलेशन एंड बेगिंग? देन आप राइट करेंगे रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर एट immature स्टेज. एक फ्लावर के अंदर से हम उसकी इमेच्योर स्टेज पर ही एंथर को रिमूव कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ एंथर जो है वो आपका एमेस्कुलेशन कहा जाएगा. कवरिंग ऑफ दिस एमेस्कुलेटेड फ्लावर, अब हम उस एमेस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग से ढक रहे हैं. कवरिंग ऑफ दिस एमेस्कुलेटेड फ्लावर बाय ए बैग इज नॉन एज बैगिंग. तो उस फ्लावर को हमने एक बैग से ढक दिया स्टूडेंट्स, तो इसे हम बैगिंग कहेंगे. अब ये एमेस्कुलेशन क्यों किया जा रहा है उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि एमेस्कुलेशन यहाँ पर क्यों किया गया और बैगिंग क्यों की जा रही है. तो सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एमेस्कुलेशन किया जाएगा और क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए यहाँ पर बैगिंग की जाती है. तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब राइट करेंगे एमेस्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन. अब राइट करेंगे एमेस्कुलेशन Emasculation is done to prevent self pollination. While हम बैगिंग की बात करें, it is done to prevent undesirable cross pollination. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, एमेस्कुलेशन क्यों किया जाता है, बैगिंग क्यों की जाती है, आप यहाँ पे लर्न करेंगे, सीखेंगे. आगे हम देखते हैं जो पी प्लांट होता है स्टूडेंट्स वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट पाए जाएंगे. सो ए फ्लावर इज कंसिडर is male while another is considered, एक फ्लावर को हम मेल मान लेंगे और दूसरे फ्लावर को हम फीमेल मान लेंगे. So a flower is considered as male while another flower is considered as female. Now we collect fresh pollen grains. अब हम फ्रेश पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम मेल फ्लावर या मेल प्लांट एंड
spread these on emasculated फ्लावर, और इन्हें हम एमेस्कुलेटेड फ्लावर पर स्प्रेड कर देंगे। जो पोलन ग्रेन हमने मेल फ्लावर से लिए हैं उन्हें हम एमेस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे या छिड़क देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट्स पोलिनेशन हो जाएगा और हमें फीमेल फ्लावर के द्वारा या फीमेल प्लांट के द्वारा सीड्स प्राप्त होंगे। फीमेल प्लांट produces seeds and by these seeds और इन सीड्स के द्वारा we get our first generation और F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी आप इसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि मेंडल जी ने बोला था, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा स्टूडेंट्स हमें F2 जनरेशन भी प्राप्त हो जाएगी। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग भी हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फिंग इन F1 जनरेशन, इट प्रोड्यूसेस F2 जनरेशन। तो इस प्रकार से F2 जनरेशन भी प्राप्त कर ली जाएगी। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं मेंडल ने सबसे पहला जो क्रॉस करवाया वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमारा क्या मतलब हो जाएगा उसकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला क्रॉस आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इससे हमारा क्या मतलब है, तो जब एक समय में एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस स्टडी की जाएगी स्टूडेंट्स तो उसे ही हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। व्हेन वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर या वन कैरेक्टर भी आप लिख सकते हैं। व्हेन वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इन ए क्रॉस, देन दिस इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एट फर्स्ट Mendel studied tall and dwarf कैरेक्टर, और मेंडल ने सबसे पहले टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर की स्टडी की। तो उसकी आगे की स्टडी हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से उसने स्टडी की। पेरेंट जो मेंडल ने यहाँ पे लिए वो हो जाएंगे आपके टॉल, और इसका क्रॉस मेंडल जी ने करवाया ड्वार्फ प्लांट के साथ। और मेंडल को F1PD में सारे के सारे जो प्लांट्स मिले वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले F1 जनरेशन में। यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंपल सा डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऑल टॉल प्लांट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर सेल्फिंग करवाई गई और मेंडल को F2PD मिली।
और F2PD में मेंडल को स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे 3:1 का रेशो मिला, 3:1 रेशो में F2 जनरेशन मिली। 3 टॉल थे और 1 डॉर्फ प्लांट मेंडल को मिला। तो एक सिंपल सा डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया स्टूडेंट्स। आगे हम चेकर बोर्ड बनाकर भी इसे पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से ये जनरेशंस डेवलप होगी या डेवलप होती है। आप अच्छे से समझेंगे इन्हें। तो मैं स्टूडेंट्स चेकर बोर्ड की आगे बात करता हूँ। व्हाट इज चेकर बोर्ड? जिसे हम पुन्नेट स्क्वायर भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पुन्नेट साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था। फर्स्टली यूज्ड बाय रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, साइंटिस्ट का जो नाम है आप लर्न रखेंगे। दिस चेकरबोर्ड मेथड फर्स्टली यूज्ड बाय रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। तो पुन्नेट के द्वारा ये मेथड सबसे पहले यूज किया गया और इसके अंदर जनरेशंस को स्टूडेंट्स हम स्क्वायर सिंबल में डिनोट करेंगे। जनरेशंस आर डिनोटेड इन symbols of square to analyze। एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पर जो जनरेशन से स्टूडेंट्स उन्हें स्क्वायर के सिंबल्स में डिनोट करेंगे। जो मेल गैमेट्स है उन्हें स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा। आप राइट करेंगे मेल गैमेट्स लाई हॉरिजॉन्टली वाइल फीमेल गैमेट्स लाई वर्टिकली। अभी हम आगे चेकर बोर्ड बनाते हैं, पुन्नेट स्क्वायर भी बनाते हैं। आप मेरे साथ साथ राइट करते हुए चलिए। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये चेकर बोर्ड बनेगा। तो हम आगे पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं स्टूडेंट्स। F1 जनरेशन के लिए जो पुन्नेट स्क्वायर बन जाएगा वो इस प्रकार से बनेगा, आप देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम हॉरिजॉन्टली हमारी रो है उसमें हम मेल गैमेट्स को रखेंगे और वर्टिकली जो हमारी रो है स्टूडेंट्स उसमें हम फीमेल गैमेट्स को रख देंगे। और हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले कैपिटल टी और कैपिटल टी दो गैमेट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी से क्रॉस करवाया स्मॉल टी और स्मॉल टी को। तो यहाँ पे एक गैमेट कैपिटल टी, दूसरा गैमेट कैपिटल टी बनेगा, एक गैमेट स्मॉल टी और दूसरा गैमेट स्मॉल टी बनेगा। तो इन गैमेट्स को स्टूडेंट्स हम चेकर बोर्ड में प्लेस करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, फिर हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएंगे और क्रॉस करवाने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन हमारे पास आ जाएगी और सारे के सारे जो प्लांट्स हो जाएंगे वो टॉल प्लांट्स हमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये F1 जनरेशन का पुन्नेट स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह हम आगे F2 जनरेशन का पुन्नेट स्क्वायर भी यहीं पे बना देते हैं। अब देखिए जो F2 जनरेशन का पुन्नेट स्क्वायर है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास F2 जनरेशन में जो पेरेंट हो जाएंगे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक पेरेंट, और इसका सेल पोलिनेशन हम कराएंगे। तो यहाँ पर गैमेट हमारे पास हो जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो प्रकार के गैमेट। इस तरह कैपिटल टी और स्मॉल टी दो प्रकार के गैमेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इनको।
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो ऑफस्प्रिंग्स हमें मिल जाएगी कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और टी एंड टी, टी टी आप लर्न करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और टी टी। इस प्रकार से हमें F2 जनरेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें फिनोटाइपिक रेशो मिलेगा वो भी आप लर्न करेंगे, 3:1, 3 टोल प्लांट होंगे और एक ड्वार्फ प्लांट होगा। और जीनोटाइपिक रेशो की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा 1:2:1। तो आप अच्छे से इसे लर्न करेंगे। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से किस प्रकार का कंक्लूजन निकाला गया उसकी हम बात करते हैं। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट या रिजल्ट्स की हम बात करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या क्या रिजल्ट रहे, मेंडल ने क्या कंक्लूजन इनके लिए बनाया, उसकी हम आगे बात करते हैं। तो आप राइट करेंगे कंक्लूजन्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या कंक्लूजन निकल गए। फर्स्ट कंक्लूजन की हम बात करें जिसे हम पोस्टुलेट ऑफ पैड फैक्टर भी बोलते हैं, फैक्ट भी आप बोल सकते हैं पोस्टुलेट को, पोस्टुलेट ऑफ पैड फैक्टर। तो स्टूडेंट्स ये पोस्टुलेट क्या थी मेंडल की, उसकी हम आगे बात करते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ पैड फैक्टर में मेंडल ने क्या बताया, तो मेंडल ने इस पोस्टुलेट में बताया स्टूडेंट्स की जो प्रत्येक जेनेटिक कैरेक्टर है वो एक पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। ईच जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, इज कंट्रोल्ड बाय a pair of यूनिट फैक्टर। इसे ही स्टूडेंट्स पोस्टुलेट ऑफ पैड फैक्टर या पोस्टुलेट ऑफ यूनिट फैक्टर कहा जाएगा। आप अच्छे से लर्न करेंगे। जो प्रत्येक जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो एक पेयर यूनिट फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। फैक्टर को आगे जीन बोला गया, यानी एक पेयर जीन के द्वारा एक जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा सेकंड हम कंक्लूजन देखते हैं जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब कोई इंडिविजुअल डिफरेंट फैक्टर रखेगा, व्हेन एन इंडिविजुअल हैज two different factor in a pair, जब एक इंडिविजुअल में जो फैक्टर्स का पेयर उसमें दो डिफरेंट फैक्टर है, तो इन फैक्टर में से एक फैक्टर अपने आप को शो करेगा और दूसरा फैक्टर अपने आप को शो नहीं करेगा। तो जो फैक्टर अपने आप को शो कर रहा है उसे हम डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे, और जो फैक्टर अपने आप को शो नहीं कर रहा है उसे हम रिसेसिव फैक्टर बोलेंगे। जो शो कर रहा है वो डोमिनेंट और जो शो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव फैक्टर हो जाएगा, प्रभावी और अप्रभावी। जो शो करेगा वो प्रभावी हो जाएगा और जो अपने आप को शो नहीं करेगा वो अप्रभावी फैक्टर हो जाएगा। तो व्हेन एन इंडिविजुअल हैज टू डिफरेंट फैक्टर्स इन ए पेयर, वन फैक्टर expresses and another don't। एक फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरा फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो जो फैक्टर स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसे हम डोमिनेंट फैक्टर बोल देंगे, डोमिनेंट फैक्टर।
एक्सप्रेस हो जाएगा, एक्सप्रेस करने वाला, और रिसेसिव फैक्टर जो अपने आप को शो नहीं कर रहा है या जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। डजंट एक्सप्रेस, अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो आप अच्छे से लर्न करेंगे। तो इस प्रकार से मेंडल ने सेकंड कंक्लूजन में लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया कि F1PD में सारे के सारे जो प्लांट हमें मिलते हैं वो टॉल मिलते हैं, जबकि उनके अंदर ड्वार्फ फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो ड्वार्फ फैक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता है, केवल और केवल टॉल फैक्टर ही अपने आप को शो कर पाता है। इसीलिए टॉल फैक्टर को डोमिनेंट फैक्टर कहा जाएगा और ड्वार्फ फैक्टर को रिसेसिव फैक्टर कहा जाएगा। तो टॉल जो फैक्टर हो जाएगा आपका कैपिटल T हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ड्वार्फ जो फैक्टर हो जाएगा वो स्मॉल t यहाँ पर हो जाएगा। इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे, प्रभाविता का नियम भी हम इसे बोलते हैं। तीसरा कंक्लूजन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट उसे कहेंगे, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी उसे बोला जा सकता है। आप लिखेंगे थर्ड कंक्लूजन, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। और ये लॉ हमें बोलता है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन गैमेट के बनने के दौरान जो यूनिट फैक्टर का पेयर है, फैक्टर्स ऑफ ए पेयर segregates randomly। जो फैक्टर्स है एक पेयर के वो रेंडमली सेग्रीगेट होंगे एंड मेक डिफरेंट गैमेट्स, और अलग अलग गैमेट्स बनाएंगे या बनाते हैं। जो फैक्टर्स है वो रेंडमली सेग्रीगेट होंगे एंड मेक डिफरेंट गैमेट्स, और अलग अलग गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स आर प्योर फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो गैमेट है स्टूडेंट्स वो प्योर रहेंगे, इसलिए इसे हम दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसलिए इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहेंगे, क्योंकि ईच गैमेट receives only one factor of a pair तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ये 3 कंक्लूजन आप अच्छे से लर्न करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडलिज्म का, तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसे याद करने की, लर्न करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।